ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के महू में क्रिकेट मैच की जीत का जश्न हिंसा की शक्ल में तब्दील हो गया। यहां सबसे पहले धार्मिक नारा किसने लगाया, इसका वीडियो विश्लेषण आपके लिए होगा। महू में भड़की हिंसा के केंद्र में एक मस्जिद है। मस्जिद के सामने ऐसा क्या हुआ जो पत्थरबाजी आगजनी का दौर शुरू हो गया, ये भी आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक फैशन शो का आयोजन हुआ। बर्फ पर मॉडल को रैंप वॉक करता देख परेशानी किसे हो रही है, ये खबर भी आपके सामने होगी। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के महू की करेंगे, जहां चैंपियंस ट्रॉफी की जीत वाले जश्न में हिंसा की चिंगारी के शोले उठे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बनी। जीत का जश्न मनाने के लिए महू में जुलूस निकाला गया। इस जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि हंगामा, पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा, मारपीट शुरू हो गई। उपद्रव की शुरुआत कैसे और क्यों हुई, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिस भारत में क्रिकेट को खेल से बढ़कर एक धर्म माना जाता है, टीम इंडिया की जीत पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठकर हर हिंदुस्तानी शान से तिरंगा लहराते हुए जश्न मनाता है। जहां क्रिकेट भावना में पूरा देश एक साथ जुड़ जाता है, आखिर उस देश में क्रिकेट को ढाल बनाकर भाईचारा बिगाड़ने वाली बॉल किसने फेंकी? कल हमने भी मैच देखा था, आपने भी देखा होगा। जब टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई तो हर भारतीय की जुबान से यही निकला, चक दे इंडिया। तो फिर जीत के इस रंग में हिंसा वाली लपटों की एंट्री किसने कराई, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इंदौर के महू में आखिर हुआ क्या। इसके बाद आपको हिंसा का एक एक वीडियो दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि हिंसा की चिंगारी कैसे भड़की और देखते ही देखते उसने कैसे शहर को नफरत की आग में, शोलों में घेर लिया। महू में टीम इंडिया की जीत के बाद मेन चौराहे से एक बाइक जुलूस निकाला गया। मेन चौराहे के पास से एक संकरी गली जाती है जिसके अंदर मस्जिद बनी है। पहले ये तय था कि जुलूस मस्जिद वाली गली से नहीं जाएगा, लेकिन जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक तय रूट से अलग रास्ते पर जाते हुए जुलूस को मस्जिद वाली गली में मोड़ दिया गया। इसके बाद जुलूस निकाल रहे पक्ष के लोगों ने मस्जिद के सामने धार्मिक नारेबाजी की। नारेबाजी के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव की शुरुआत हो गई। हालांकि पहले पत्थर किस तरफ से चलाए गए, इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पहले पत्थर फेंकने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस हिंसा से जुड़े कई वीडियो सामने आए हैं। वो क्या कहानी कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महू हिंसा के अलग अलग कई वीडियो सामने आए हैं। हमने एक एक वीडियो डिकोड किया है ताकि महू हिंसा में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। उपद्रव में शामिल दोनों पक्षों की भूमिका से पर्दा उठ सके। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। महू में मस्जिद के सामने से बाइक जुलूस निकल रहा था। जुलूस में शामिल लोग ढोल बजा रहे थे, नाच गा रहे थे, तिरंगे के साथ धार्मिक झंडे लहरा रहे थे। इसके बाद उन्होंने धार्मिक नारेबाजी शुरू कर दी। दूसरा वीडियो, अब इस दूसरे वीडियो पर नजर डालिए। धार्मिक नारेबाजी के बाद विवाद हुआ और हंगामे, मारपीट की शुरुआत हो गई। जुलूस में शामिल बाइक सवार युवकों के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट की। जो बाइक सवार जुलूस में पीछे रह गए, उन्हें पकड़ पकड़ कर पीटा गया। यहाँ भी धार्मिक नारे लगाए गए। महू उपद्रव का जो तीसरा वीडियो सामने आया है उसमें पत्थरबाजी की शुरुआत होती नजर आ रही है। मस्जिद के पास की एक गली से कुछ लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थरबाजी करते दिख रहे हैं। पत्थरबाजी के एक दो नहीं बल्कि कई वीडियो सामने आए हैं। अरे इधर देखो ना। इस चौथे वीडियो को देखिए। अलग एंगल से लिए गए इस वीडियो में कुछ लोग जमकर दूसरी तरफ पत्थर चला रहे हैं।
इस दौरान बंद पड़ी दुकानों के शटर्स पर पत्थर फेंक रहे हैं। उपद्रवियों की भीड़ सड़क पर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर रही है। अब जरा इस 5वें वीडियो को देखिए जो हिंसा पत्थरबाजी के बाद शुरू हुई आगजनी और तोड़फोड़ का है। उपद्रवियों की भीड़ ने सड़कों पर खड़े वाहनों, सामानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। कुछ ही देर में महू की सड़कों पर हिंसा के शोले उठने शुरू हो गए। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजते सुनाई दी। सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला और हालात पर काबू पाने की कोशिश की। पुलिस के सामने कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के पास उपलब्ध हैं, उन लोगों को चेक कर रही है कौन लोगों ने कल शांति भंग करने की कोशिश की है और उन पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जो अभी क्या कहते हैं ग्राउंड पे सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है, शांति बनी हुई है। हालांकि शहर काजी ने आरोप लगाया कि जुलूस में शामिल लोगों ने मस्जिद की तरफ पटाखा फेंका, जिसके बाद विवाद की शुरुआत हुई। कोई चीज अगर जुलूस की शक्ल में निकल रही है तो उसके कुछ तो छोटे मोटे निबंध कायदे होंगे। क्या धार्मिक स्थलों पर पुलिस की मौजूदगी के बगैर निकल जाएगा? इंडिया की जीत के नाम पर आप मस्जिद से दुश्मनी नहीं निकाल सकते, आप धार्मिक स्थल के साथ बदतमीजियां नहीं कर सकते। घटना के बाद महू से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हिंसा, उपद्रव के बाद हालात का जायजा लिया। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की तरफ से पटाखा फेंकने के आरोपों को गलत करार दिया और कहा कि दोषियों को कठोर दंड दिया जाएगा। बैरिकेड लगे थे, कहीं कुछ नहीं, ये सब निरर्थक बातें हैं। अब ये जैसे हमेशा होता है कि हमने कर लिया, बचने के लिए आप कुछ भी आरोप लगाए। प्रमाण देना पड़ेंगे आपको, यदि आया है तो आप बताइए वीडियो में। इस राष्ट्रद्रोही मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन सबको कठोरतम सबक सिखाया जाएगा। हालांकि ये सारे वीडियो और बयान सुनने के बाद कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे खेल वाले जीत के जश्न में धार्मिक नारों की एंट्री किसने और क्यों कराई। अब ये सारे वीडियो देखने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे आखिर क्रिकेट के जीत के जश्न में धार्मिक नारेबाजी की क्या जरूरत है? दूसरा, मस्जिद के सामने धार्मिक नारेबाजी क्यों की गई? क्या धार्मिक नारेबाजी कर दूसरे पक्ष को उकसाने की कोशिश हुई? क्या सामाजिक तत्वों ने क्रिकेट को ढाल बनाकर भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की? बड़ा सवाल तो यह भी है कि क्या क्रिकेट के जश्न की आड़ में होली, रमजान से पहले देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? रविवार की हिंसा के बाद से शहर में हालात सामान्य हैं। आज हिंदू संगठनों की तरफ से बंद का आह्वान किया गया। उधर हिंदू पक्ष के लोगों ने धार्मिक नारेबाजी से इनकार किया है। साथ ही दूसरे पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे पटाखा फेंकने के आरोपों को भी गलत बताया है। इस बीच पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है और फुटेज के आधार पर बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। महू से हमारे संवाददाता अंबुज पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट भी आप देखिए। जुलूस के एक मस्जिद के सामने से गुजरने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए, ये आरोप दोनों पक्षों से लगाया गया। यहाँ पे कोई भी दूसरा पक्ष का नहीं था, सिर्फ मुस्लिम पक्ष की इधर भीड़ थी और उनने सिर्फ टारगेट ये घर और मंदिर। यहाँ पर देखिए ये पत्थर, इतने बड़े बड़े साइज के पत्थर ये मारे गए, ये फेंके गए, ये कांच टूट गया। यहाँ पर तीसरी मंजिल तक देखिए निशान दिख रहे हैं, इतनी ऊपर तक पथराव करा। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ थी सभी में तोड़फोड़ करी, आग लगाई। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियाँ टूटी हुई हैं। इतनी बड़ी ईंट, ये बहुत तमाम पत्थर इसके अंदर पड़े हुए हैं। इस तरीके से इसको टारगेट किया गया, इस गाड़ी पर हमला किया गया। पहले से पूरी तैयारी, ऐसा लगता है क्योंकि अचानक किसी के घर में इतने पत्थर आ नहीं सकते। मेडिकल शॉप है, इसमें भी आगजनी की घटना घटी। यहाँ पर कुछ बाइक्स खड़ी हुई थी जिनको बताया जा रहा है कि जला दिया गया। जैसे तैसे आदमी जान बचा के भगा रात को। अब या तो योजना का काम हुआ है। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब क्रिकेट को लेकर धार्मिक विवाद खड़ा करने की कोशिश देश में की गई है। अभी इसी साल फरवरी के महीने में भारत पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेला गया। महाराष्ट्र के मालवण में स्क्रैप डीलर पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी का आरोप लगाया गया। कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ। स्टेडियम में पाकिस्तान के समर्थन में कुछ लोगों ने नारेबाजी की। इसके बाद तनाव के हालात पैदा हो गए। फरवरी 2023 में गोवा के एक दुकानदार को पाकिस्तानी टीम का समर्थन करना भारी पड़ा। दुकानदार से सार्वजनिक माफी की मांग की गई। भारत माता की जय का नारा लगाने को मजबूर किया गया।
इसके अलावा देश से बाहर अगर देखें तो अगस्त 2022 में यूके के लेस्टर में भारत पाकिस्तान मैच के बाद हिंसा हुई, दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इधर महू हिंसा के बाद उठी लपटों में राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही। बीजेपी की तरफ से धार्मिक चिंगारी वाले बयान आ रहे हैं तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कुछ उपद्रवी लोग हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन भारत को हराना चाहते हैं, भारत की जीत नहीं देखना चाहते हैं, भारत की जीत पे जश्न नहीं देखना चाहते हैं, तो उन लोगों का इलाज होगा। महू में जो कुछ भी हुआ ये उकसावे के कारण हुआ। क्या जरूरत थी मस्जिद के आसपास सुतली बम फेंकने की? लोगों में एक खराब मैसेज चला गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार माहौल खराब कर रही है। इस आग की जद में पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान आ रहा है। भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। जो लोग क्रिकेट को धर्म वाले लेंस से देखने की कोशिश करते हैं उन्हें इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि यहाँ सिर्फ एक ही धर्म है और वो है इंसानियत और खेल भावना। फाइनल मैच वाले दिन ज्यादातर खिलाड़ियों के परिवार स्टेडियम में मौजूद थे। भारत की जीत के बाद गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी मां को विराट कोहली से मिलवाया। कोहली ने इस दौरान शमी की मां के पैर छुए। कोहली ने शमी के पूरे परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई। ये तस्वीरें देखने के बाद हर भारतीय विराट कोहली की तारीफ कर रहा है। अब अगर इन तस्वीरों को देखने के बाद भी क्रिकेट में धर्म की एंट्री कराने वाले लोग कोई सबक नहीं लेते हैं तो उन पर सिवाय तरस खाने के और कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के बाद रुख जम्मू कश्मीर का करते हैं, जहां गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में एक फैशन शो ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। मशहूर पर्यटक स्थल गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच एक फैशन शो का आयोजन हुआ जिसमें मॉडल्स ने स्की वेयर कलेक्शन के साथ वॉक की। इससे पहले आपने चमकती लाइट्स और तेज म्यूजिक से सराबोर फैशन शो देखे होंगे, लेकिन सफेद बर्फ के बीच रंग बिरंगे कपड़ों में वॉक करते मॉडल्स को शायद आप पहली बार देश में देख रहे होंगे। गुलमर्ग में यह फैशन शो 7 मार्च को हुआ था। डिजाइनर जोड़ी शिवन और नरेश ने इसका आयोजन कराया था। अब ये फैशन शो विवादों में घिर गया है क्योंकि ये फैशन शो ऐसे वक्त में हुआ है जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि फैशन शो की वजह से धर्म विशेष के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक का कहना है कि टूरिज्म के नाम पर ऐसी अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज ये मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी गूंजा। इस फैशन शो को लेकर दिन भर सियासत होती रही। इसको लेकर विपक्ष कैसे सरकार को घेर रहा है आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का वो बयान आपको सुनवाते हैं जो उन्होंने गुलमर्ग फैशन शो को लेकर सदन के भीतर दिया। 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। अब रमजान के महीने में फैशन शो से जिन लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं हम उन्हें एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो सऊदी अरब का है जिसकी पहचान एक कट्टरपंथी मुस्लिम राष्ट्र की है, लेकिन वहां भी हालात किस कदर बदल रहे हैं ये तस्वीरें उसका एक उदाहरण है, जहां प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के शासन में महिलाओं को बंधनों से मुक्ति मिल रही है। क्या कोई सोच सकता था कि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश में इस तरह के फैशन शो का आयोजन हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि समाज अपनी सोच बदल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में क्या फैशन शो के लिए धर्म गुरुओं और मौलानाओं से परमिशन लेनी पड़ेगी? जो लोग गुलमर्ग में फैशन शो का विरोध कर रहे हैं उन्हें दिक्कत किससे है? फैशन शो से है या मॉडल्स के पहनावे से?
आखिर इस्लाम की किस किताब में रमजान के महीने में फैशन शो करने की मनाही वाली बात लिखी गई है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, तो क्यों धर्म के नाम पर उसे छीनने की कोशिश हो रही है? अगर फैशन शो से धार्मिक भावनाएं आहत होती रहीं, तो फिर ऐसा आयोजन कराने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि भारत एक पर्व प्रधान देश है। यहाँ साल के 365 दिनों में ज्यादातर दिन कोई ना कोई पर्व या त्योहार रहता है। तो ऐसे में फिर कौन सा दिन देखकर फैशन शो जैसे इवेंट किए जाएं? क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी दिन कोई ना कोई त्योहार तो पड़ेगा ही। ऐसे में कभी किसी एक धर्म की तो कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं, धार्मिक भावनाएं खासतौर पर आहत होने का खतरा बना रहेगा। कश्मीर को कश्मीर ही रहने दिया जाए। कोई धर्म, कोई मजहब ये नहीं चाहता कि कहीं अश्लीलता हो। जो गुलमर्ग सूफी और संतों की संस्कृति की जगह है, वहां पर जिस तरह से फैशन शो के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है, फैशन के नाम पर कम कपड़ों में औरतें जो वहां पर घूम रही हैं, उन्हें बरहना ही कहेंगे। तो ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये भारत की संस्कृति के खिलाफ है। कोई फतवा आया था उससे पहले कि फैशन शो नहीं होना चाहिए? किसी ने ये ऐलान किया था कि फैशन शो नहीं होना चाहिए? इस्लाम में जो चीज़ नाजायज़ है वो नाजायज़ है, जो जायज़ है वो जायज़ है। अब इस सारे काम रमज़ानों में हो रहे हैं, तो किसी भी मामले के अंदर खामोखा राजनीति करके और सियासत को गरमाना और बेवकूफ़ी की हरकतें करना मुझे तो अच्छी नहीं लगती। आज इस फैशन शो का सिर्फ इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि ये रमजान के महीने में हुआ है। ये मामला तब सामने आया जब हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि रमजान के समय गुलमर्ग में इस तरह का आयोजन निंदनीय है, इस पर शामिल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मीरवाइज की इस पोस्ट के बाद ही उमर अब्दुल्ला सरकार को पता चला कि गुलमर्ग में ऐसा कोई फैशन शो भी हुआ है। इसके बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में आई और 24 घंटे में इस पर रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। राज्य सरकार ने फैशन शो को एक प्राइवेट इवेंट बताया है, लेकिन सवाल यह है कि फैशन शो एक प्राइवेट इवेंट था तो सरकार को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? मुख्यमंत्री खुद पर्यटन विभाग के प्रमुख हैं, तो उनको इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? इतना बड़ा फैशन शो हो गया, विदेशी मॉडल्स जम्मू कश्मीर पहुंचे और सरकारी तंत्र को भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे मुमकिन है? सवाल यह भी है कि क्या पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से फैशन शो की बात छिपाई? फैशन शो को लेकर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि इसमें शराब भी परोसी गई है। अब इसी फैशन शो को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। रमजान के पाक महीने में ऐसी चीज करना, खुले आम आप बर्फ पे अपने मॉडल्स की वॉकिंग करा रहे हैं, तो जो एनसी सरकार है उनको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। आप हर एक चीज से अपना हाथ धोना चाहते हैं। जो प्रोग्राम था ये प्री विजिट प्रिपरेशन थी उमर अब्दुल्ला साहब के लिए। अब उन पे बात उठी तो वो उनने पल्ला झाड़ दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खून में, ब्लड में, डीएनए में झूठ 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 है। झूठ के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। डिपार्टमेंटल लेवल में प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में कोई गलती हुई है तो चीफ मिनिस्टर साहब ने रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के आधार पर क्या एक्शन लिया जाता है वो देख लेंगे। संविधान का आर्टिकल 19 देश के हर नागरिक को अपनी राय व्यक्त करने, विचारों को बिना किसी डर दबाव के सामने रखने का अधिकार देता है। फैशन शो भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति का ही एक माध्यम है। अब फैशन शो से जिन लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, उन्हें अपनी सोच के दायरे को थोड़ा सा बड़ा करने की जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।